किसान भाइयों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरसों की बिजाई का सीजन है और सरसों ऐसी फसल है जिसमें बेहद कम लागत और आय अच्छी मिलती है, लेकिन इसके बाद भी रिस्क फैक्टर को लेके किसान भाई सरसों की खेती बहुत ज़्यादा नहीं करते। गेहूं जैसी फसलें जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उर्वरक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वजह, गेहूं में रिस्क कम है। लेकिन अब जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है, इसमें आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और जैसे सरसों के साथ रिस्क जुड़ा है वैसे ही गेहूं जैसी फसलों के साथ भी रिस्क जुड़ रहा है। सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो, लेकिन वो होगी तब जब हमारे किसान भाई अपनी लागत को कम करें, और कम लागत में अच्छा उत्पादन देने के लिए सरसों से बेहतर कोई फसल नहीं है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवा भरतपुर के निदेशक डॉक्टर पी.के. राय साहब। आप ही से जानते हैं सरसों की फसल कितनी लाभकारी है। यहीं से शुरुआत करते हैं। सरसों हमारे किसान भाइयों के लिए क्यों लाभकारी है, राष्ट्रीय संपदा के लिहाज से क्यों लाभकारी है, और किसानों की माली हालत सुधारने के लिए कैसे लाभकारी हो सकती है? डॉक्टर किसान भाइयों के लिए मैं अपनी बात अभी हाल ही में हुए 2 निर्णय जो भारत सरकार ने लिए हैं वहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि उसी से अच्छी तरह समझ में आएगा किसान भाइयों को कि सरसों की खेती आने वाले दिनों में कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है और हो सकती है। तो सबसे पहला निर्णय तो जो भारत सरकार ने लिया है वो लिया है कि सरसों की तेल में किसी भी तरह की कोई मिलावट को बैन कर दिया गया है 1 अक्टूबर से इसी साल अभी। तो इसमें बताना ये है कि सरसों के तेल में जो 20% तक एक परमिसिबल लिमिट थी, जिसमें राइस ब्रान और पाम ऑयल मिला करके और उसका सेल होता था मार्केटिंग, तो उसके आड़ में जो प्रोसेसर्स हैं वो 80% 70% तक मिलावट कर रहे थे, और जिसकी वजह से सरसों का दाम अच्छा मिल नहीं पा रहा था किसान भाइयों को। तो सबसे बड़ी बात तो इस डिसीजन से ये होगा कि जो सरसों के तेल की, शुद्ध सरसों की तेल की मांग जो बढ़ेगी, और इसी के हिसाब से फिर जो है ना वो किसान भाइयों को अच्छा मूल्य मिलेगा। दूसरा निर्णय हुआ, अभी पिछले 3 सालों से लगातार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरसों का वो बढ़ाती जा रही सरकार, और अभी हाल ही में इसका घोषणा हुई जिसके अनुसार ये 4650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये तय किया गया है। अब मैं अपने अनुभवों के आधार पर बताऊं कि यहाँ भरतपुर मंडी में इस वर्ष अभी तो एमएसपी अभी हाल ही में घोषित हुई है, लेकिन उससे पहले ही मंडी में कभी भी इतना भाव नहीं मिला था सरसों का। 5000 रुपये से ऊपर भाव गया है। तो ये 2 निर्णय हैं, ये जो मील के पत्थर साबित हो सकते हैं खास करके सरसों की खेती के लिए। अब हम आते हैं हमारी जो जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय संपदा के लिए, तो यहाँ मैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए बताऊं कि जो हमारे खाद्य तेलों की आवश्यकता है पूरे देश की, वो तकरीबन आज की डेट में 25 मिलियन टन के आसपास खाद्य तेलों की आवश्यकता है। और भारत में कुल जो हमारा प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, सारी चीज़ों से मिला करके हम जो है ना उत्पादन को पूरा नहीं कर पाते, और इसकी वजह से करीब करीब जो है ना आधे से ज़्यादा, करीब पिछले साल जो है ना, पिछले 2017-18 में जो है ना हमने करीब 15 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात किया था। और इस वर्ष अभी चूँकि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें हालांकि इस पिछले जो है ना छमाही में जो आयात है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो कोरोना के चलते है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे खाद्य तेल की आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि एक तो हम लोगों के खाने की हैबिट में काफ़ी चेंज हुआ है। तेल हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी अगर देखा जाए तो करीब करीब हम 19 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष से ज़्यादा करीब करीब तेल खा रहा है, जबकि होना चाहिए ये करीब करीब 12 किलोग्राम या आप 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम के आसपास से। तो एक तो ये है। दूसरा, परचेजिंग पावर भी बढ़ी है लोगों की, तो ये भी कारण है कि तेल लोग अफोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हाई एनर्जी डाइट में आता है जो ऑयल है, तो लोगों की प्रेफरेंस रहती है। तो ये जो हमारी मांग आने वाले दिनों में है, और जिसका आकलन ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगले 5 सालों में जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तेल खाने की जो आदत है जो बढ़ती जा रही है, उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के हमको 34 मिलियन टन खाद्य तेल की आवश्यकता होगी, अगर हम एक मोटा मोटा आकलन करें 2025-26 तक। अब इसमें अगर हम वर्तमान में जो 15 मिलियन टन मैंने जैसा कहा आयात करते हैं, अगर हम वहाँ से भी चलें, उसको भी बरकरार रखें कि हाँ इतना हम लेंगे, तब भी हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो भारत सरकार का ये निर्णय है खास करके सरसों के बारे में,
इससे जो सरसों का उत्पादन है, और अभी हाल ही में जो सरकार ने मस्टर्ड मिशन भी लॉन्च किया है इसी साल से, इसी रबी सीजन में, और जिसके तहत पूरे देश में करीब करीब जो है ना 9.34 मिलियन हेक्टेयर जो पिछले साल के आस था इसका एरिया, इसको 12.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया करने का लक्ष्य है। और हमारा जो उत्पादन जो है ना इसको एक्चुअली इसका एरिया जो है ना 7 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन 12.5 मिलियन टन का ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। और इसमें अमूमन जो है ना हर स्टेट जो मेजर ग्रोइंग स्टेट हैं जहाँ राई सरसों की खेती होती है, उन सब में जो है ना ये बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मिनी किट के माध्यम से बीज पहुँच भी चुका है। और इसमें एक निर्णय और लिया है DSC ने कि इसमें जो मिनी किट में वही प्रजातियां दी जाएंगी जिनकी उपज 2 टन प्रति हेक्टेयर से, मतलब 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा की उपज वाली जो प्रजातियां, अच्छी प्रजातियां, उनका दिया जाएगा। तो जो लक्ष्य रखा है हमारा 12.5 मिलियन टन प्रोडक्शन का और 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया का, वो हम समझते हैं कि ये इस साल पूरा होगा। और इसमें अभी हाल ही में जैसे इधर हम देखेंगे तो राजस्थान का और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी बड़े भूभाग में अभी हाल ही में बारिश भी हुई है पिछले 15 दिनों के अंदर, तो इससे भी जो सरसों का एरिया हुआ है बढ़ने की संभावना है। तो इसमें जो मेरा कहना है कि जैसे ये जो कम्पीटिंग क्रॉप है इस समय, जैसे इस सीज़न की बात करेंगे रबी की, तो किसान भाइयों को पता है कि इस समय जो गेहूँ लगाते हैं और सरसों है, आलू है, तो ये चना है, इसमें जो अगर आप लागत की बात में देखेंगे, अगर इकोनॉमिक्स निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये सरसों की खेती और फसलों की तुलना में ज़्यादा जो है ना वो लाभप्रद है अगर हम इनपुट कास्ट की बात करें। क्योंकि सरसों की फसल जहाँ कहीं भी अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है और बहुत मुश्किल है, तो एक इरिगेशन की भी देने से भी सरसों का अच्छा उत्पादन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इरिगेशन अगर किसान भाई लगाते हैं सिंचाई, तो बहुत अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। और जो हम लोग अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो ये हम लोगों को देखने में आया कि इसमें जो फसल है इसमें उत्पादन क्षमता काफ़ी है, इसमें पोटेंशियल है। और हमारे जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों के किसान हैं वो 30 कुंटल से ज़्यादा उपज ले पा रहे हैं। और उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रबंधन की ज़रूरत है। एक तो प्रजाति का सही चयन हो जाए, उसका सही बीज मिल जाए। इसके अलावा जो हम लोग कुछ जो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं किसान भाई, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत रद्दोबदल किया है। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट हम बराबर एडवोकेट कर रहे हैं कि भाई किसान भाई DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करें, क्योंकि सल्फ़र एक ऐसा तत्व है जिसकी काफ़ी आवश्यकता होती है सरसों की फसल में। और इसके अलावा हम लोग 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी रिकमेंडेशन करते हैं, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 किलोग्राम बोरेक्स। इतना करने के बाद अगर किसान 2 सिंचाई की व्यवस्था करता है तो निश्चित तौर पर 25+ और 30 से भी ज़्यादा जो है ना वो कुंटल प्रति हेक्टेयर के उत्पादन आराम से किसान ले सकता है। तो इसमें अगर आप इकोनॉमिक्स फिर इस टर्म में निकालेंगे गेहूं से या चने से या किसी भी अन्य फसल से रबी की, तो आप पाएंगे कि जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो काफ़ी कम है और रिटर्न अच्छा है। और आने वाले दिनों में और अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, क्योंकि भारत में अभी जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है लोगों में, जो कंज्यूमर्स हैं। तो सबकी प्रेफरेंस हो रही कि हम कोई भी प्रोड्यूस लें वो प्योर हो। तो काफ़ी समय से, पिछले मैं समझ रहा हूँ 3-4 सालों से काफ़ी डिमांड थी कि भाई ये प्योर ही प्रोडक्ट मिले। लेटेस्ट जो कंज्यूमर का कहना है कि हमें डिसाइड करने दिया जाए कि हम क्या खाना चाहते हैं। तो एक ये हमारे समझ से कि आगे जो आने वाला समय है, आने वाले वर्षों में, और सरसों का भी उत्पादन बढ़ेगा, अन्य तिलहनी फसलों का, क्योंकि सरकार की मंशा है कि जो हमारा इंपोर्ट का जो बिल है, जो पेट्रोलियम गोल्ड के बाद तीसरे नंबर का इंपोर्ट बिल आता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं एडिबल ऑयल का, इसको कम करना है, ताकि ये जो ह्यूज अमाउंट जा रहा है फॉरेन जो एक्सचेंज जा रहा है, इसको किसी तरह कम किया जाए। और इसमें किसान भाई अगर थोड़ा सा भी ध्यान से खेती करेंगे इसकी तिलहनी फसल की, खास करके सरसों से, तो निश्चित रूप से वो अपना भी फ़ायदा करेंगे और देश का भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जी, रिस्क की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, आलू जो फसल है उसमें भी रिस्क रहता है और बहुत आयत में रिस्क रहता है, लेकिन किसान भाई लगाते हैं।
तो सरसों को लेकर थोड़ी सी जो बेरुखी है उसमें रिस्क फैक्टर कम करने के लिए क्या तकनीकी है, किन चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए ताकि पाला मारने की जो समस्या है और उन सब समस्याओं से किसान भाई बच सकें? देखिए, इसमें जो सरसों के बारे में एक आम कहावत है कि इस फसल को अगर आपने 40 दिन पाल लिया तो इसके बाद ये खुद आपको पाल देगी। और हकीकत यही है कि आपका प्री सोइंग इरिगेशन, नमी अच्छी है, जर्मिनेशन हो गया, पहला इरिगेशन अगर किसान भाई ने 35-40 दिन की अवस्था में लगा दिया, इसके बाद सिर्फ किसान को विजिलेंट रहना है। और जहाँ कहीं पाला पड़ने की संभावना है तो सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत माइल्ड कंसंट्रेशन में घोल हम लोग रिकमेंड करते हैं, या फिर वो किसान और भी जानते हैं किसान भाई, धुआं करके भी इसको पाले से बचा जा सकता है। तो ये है। दूसरा क्या है कि इसमें बीमारियां बहुत सीमित संख्या में है, जैसे सफ़ेद रोली आता है, कहीं कहीं आपके काला धब्बा रोग आता है या तना गलन आता है। तो इसमें जो बीज किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी का चयन हमने बताया अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, आपके लोकेशन के हिसाब से होना चाहिए, उसका सीड ट्रीटमेंट ज़रूर होना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट होने से क्या है कि एक बचाव हो जाता है बीमारी से। और फिर भी अगर किसान भाइयों को लगता है कि कोई बीमारी आ रही है, अगर वो डेली 2 दिन 3 दिन पर भी खेत का एक भ्रमण करते हैं बार से, तो इसमें पता लग जाता है कि भाई क्या बीमारी आ रही है या कि कीट जो है ना इसका प्रकोप होने की संभावना है। जैसे इसमें माहो का प्रकोप कई बार होता है, तो उसका निदान संभव है और बहुत कम कास्ट में निदान संभव है। तो आलू का जैसे आप कह रहे रिस्क, तो उसमें रिस्क ये है कि कई बार जो है ना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो फिर वो फेंकने की नौबत आ जाती है सड़कों पे, वो फिर ख़रीदार नहीं मिलता, क्योंकि वो एक इस तरह की फसल है कि उसमें आप बहुत किसान बहुत ज़्यादा इंतज़ार। लेकिन सरसों की फसल क्या है, आप अगर इसमें किसान भाई अगर इसकी नमी को थोड़ा सा सुखा लेंगे, 8 से 10% नमी है, तो अगर उस समय हालांकि इतनी डिमांड है, जैसा मैंने बताया कि आप आधी से ज़्यादा आवश्यकता हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डिमांड तो हम पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है, सेल में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मार्केटिंग में। हाँ, अगर किसी कारणवश उस समय किसान भाई को दाम अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो होल्ड कर सकते हैं। 10-12% का अगर मॉइस्चर है और अच्छे से भंडारण करें अच्छे कमरे में, तो वो 2 महीने 4 महीने रोक भी सकते हैं अपने प्रोड्यूस को, और फिर जब दाम मिलता है तो उस समय निकाल सकते हैं। तो रिस्क मैं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है इस फसल के साथ बनिस्बत और फसलों के साथ, जैसे आप सीजन की आलू की बात कर रहे थे। प्रजातियों की बात आपने कही, बाजार में बहुत सारी हाइब्रिड के नाम पे, रिसर्च वैरायटियों के नाम पे तमाम प्रजातियां कंपनियों ने उतार रखी हैं और कीमतें भी बहुत अच्छी हैं। इनके मुकाबले सरकारी संस्थानों की किस्में भी अच्छी है और बेहद कम कीमत पे है। तो किसान भाई सरकारी संस्थानों की तरफ कैसे आकर्षित हों, कैसे कम कीमत पे अच्छा बीज पाएँ? देखिए, अभी जैसे मस्टर्ड मिशन में देखने में आया कि जितनी हमारी आवश्यकता है, जैसे मैंने कहा 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया बोने का है, तो अगर हम अमूमन 7 मिलियन हेक्टेयर 7.5 मिलियन भी मान के चलेंगे, चलिए इतनी बुआई होती है, तो उसके लिए जो बीज की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और जहाँ तक ब्रीडर सीड के इंडियन की बात है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि 7.5 कुंटल बीज जो ब्रीडर सीड है उसमें पूरे देश की बुआई हो सकती है अगर उसको कन्वर्जन सही ढंग से हो। लेकिन अमूमन क्या होता है कि इंडियन आता है, हम लोग 80-82 कुंटल या 100 कुंटल तक सीड जो है ना ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसकी वजह से इस बार तो प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी जितना रिक्वायरमेंट थी वहाँ से भी पूरी की जा रही है। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की वैरायटी की बात, तो सीड एक्ट अभी बन चुका है और अभी किसी कारणवश वो आ नहीं रहा है। जैसे आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, क्योंकि किसान अभी क्या है कि इन चीज़ों को लेकर के, खास करके बीज को लेकर के बहुत ज़्यादा ठगा जा रहा है। कारण क्या है कि इसमें जैसे हाइब्रिड के नाम पे F2 हाइब्रिड हमेशा F1 होता है, लेकिन F2 हाइब्रिड, एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड, बहुत सारे नामों से बाज़ार में जो है ना वो स्पूरियस सीड मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि कई बार मंडी से भी उठाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं और उसको पैकिंग करते हैं और बीज को देते हैं। और अगर कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करेंगे या जो कास्ट इनकर्ड होती है सीड बनाने में, सर्टिफाइड सीड, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इन प्राइवेट कंपनियों ने रख रखा है 600-700 रुपये किलो। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ भी, हालांकि ये हमारे सोच संस्थान है, हमारी जिम्मेदारी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसानों के लिए 1200, 1300, कभी 1500 कुंटल बीज बनाते हैं। और किसानों को जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर जो भी किसान आते हैं उनको हम मुहैया कराते हैं 100 रुपये किलोग्राम पे। और कई स्टेट में सब्सिडाइज भी है, 70 रुपये भी है, 66 रुपये, 60 रुपये भी मिल रहा है। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि भाई एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड के नाम पे जो एक बहुत ज़्यादा ये पैसा लिया जा रहा है किसानों से, ये उचित नहीं है और इतना ज़्यादा ये
सीड की मारामारी भी नहीं है, और किसान भाइयों को थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इनको अच्छे प्रजाति के जो बीज हैं वो पब्लिक सेक्टर से भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो राज्य के बीज निगम है या नेशनल सीड कॉरपोरेशन है या फिर सारी करीब सारी जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर हमारा संस्थान है, सभी बीज उत्पादन में लगे हैं और किसानों को मुहैया करा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।